सुप्रभात बच्चों। आज मैं पाठ 3 संस्कृति क्या है शुरू करने जा रही हूँ। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। दिनकर को भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। संस्कृति के 4 अध्याय नामक उनकी पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर की कुछ प्रमुख गद्य कृतियां हैं: शुद्ध कविता की खोज, साहित्योन्मुखी, दिनकर की डायरी, काव्य की भूमिका, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर आदि, जिनमें उनके विभिन्न विचारात्मक एवं समीक्षात्मक निबंध संग्रहित है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं: रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, रसवंती, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिया कि रामधारी सिंह दिनकर हैं और उन्होंने संस्कृति के बारे में निबंध लिखा है, जिसका मुख्य है स्वदेश प्रेम और क्रांति का आह्वान करना है। उन्होंने सभ्यता और संस्कृति के मध्य सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट किया है। इस वैचारिक निबंध में लेखक ने मनुष्य की समस्त भौतिक संपदाओं को सभ्यता माना है और उसके अंतर्मन के छुपे हुए गुणों को संस्कृति माना है। यह संस्कृति है जो मनुष्य को पशुता से विमुख करती है। विमुख करती है मतलब अलग करती है। तो बच्चों, चलिए जानते हैं कि संस्कृति क्या है। संस्कृति का अर्थ क्या है? संस्कृति का अर्थ होता है संस्कार। संस्कृति का अर्थ है संस्कार। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को अधिक सुसंस्कृत करते हैं। ऐसा होता है ना कि किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को हम लोग कहते हैं कि ये बहुत सुसंस्कृत व्यक्ति है। इससे हमारा क्या अभिप्राय होता है, क्या मतलब होता है यह कहने का कि यह व्यक्ति बहुत सुसंस्कृत है? तो इसका अभिप्राय यह होता है कि उस व्यक्ति में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण हैं, ऐसे विशेष प्रकार के गुण हैं जो दूसरों से अलग करते हैं। जैसे उनकी बोलचाल, आचार व्यवहार, साहित्य संगीत या चित्रकला में निपुणता। मतलब कि उस व्यक्ति में कुछ ऐसा विशिष्ट गुण है जो कि उसको सबसे अलग करती है। कभी कभी हम संस्कृति शब्द का प्रयोग मनोरंजक प्रस्तुतियों, कार्यक्रमों के लिए भी करते हैं, जिसके अंतर्गत नृत्य, नाटक, संगीत इत्यादि ललित कलाएं आती है। संस्कृति के 2 विशिष्ट पहलू हैं। क्या है वो विशिष्ट पहलू? एक ओर संस्कृति मनुष्य की क्षमता, कुशलता, जीवन के आदर्शों को बताती है, तो दूसरी ओर वह मनुष्य की भौतिक उपलब्धियों को बताती है। संस्कृति के कारण ही मनुष्य विकास की प्रक्रिया में है, अन्य जीवों की अपेक्षा सफल एवं विकसित प्राणी है। तो बच्चों, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। संस्कृति और सभ्यता, ये दोनों 2 शब्द हैं और उनके मायने भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, दया, माया और परोपकार सिखाता है। गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। एक
वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था, जब वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खो में वास करता था, जब उसे खेती करना भी नहीं आता था और वह कंदमूल या जंगली जीवों का गोश्त खाकर गुजारा करता था, जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था, वह या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज छिपाता था। इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं। लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, त्यों-त्यों वह सभ्य होता गया। यानी जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने और कपड़ा बुनकर उन्हें पहनने लगा, तब वह असभ्यता से निकलकर सभ्यता में आने लगा। तो बच्चों, संस्कृति और सभ्यता क्या है? ये दोनों दो शब्द है, दो अलग अलग चीज है। दोनों शब्द जो है वो अलग अलग मायने रखती है। सभ्यता वह गुण है जो मनुष्य की बाहरी तरक्की को दर्शाता है और संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जो मनुष्य के भीतर में छुपा हुआ है। उसके अंदर में दया, माया, मोह, परोपकार सिखाता है। गीत, नाच, कविता, चित्र आदि का आनंद लेने की योग्यता हासिल कराता है। पहले एक समय था कि जब मनुष्य को घर बनाना नहीं आता था तो वो कहाँ रहता था? गुफा में रहता था, पहाड़ की खो में रहता था। उसे कपड़ा बुनना नहीं आता था तो पेड़ों की छाल पहन करके रहता था, और खेती करना नहीं आता था तो जंगल का कंदमूल खा करके यानी फल फूल खा करके रहता था और जंगली जानवरों को मार करके उसका गोश्त खाता था यानी मांस खाता था। उसके बाद इस मनुष्य को क्या कहते थे? असभ्यता की हालत कहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? इस हालत से निकलकर मनुष्य कुछ सीखने लगा, जैसे अनाज उपजाना सीखने लगा, घर बनाकर रहने लगा, कपड़े बुनकर पहनना शुरू कर दिया, और तब क्या हुआ कि वो असभ्यता से निकल करके सभ्यता की ओर चला गया, तब मनुष्य सभ्य कहलाने लगा। आज भी रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये सभ्यता की पहचान है, और जिस देश में इनकी जितनी अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। अब आज क्या हो गया है कि रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज लंबी चौड़ी सड़कों पर दौड़ते हैं, बड़े बड़े मकान हो गए हैं, और जिस देश में इसकी ज्यादा अधिकता है उस देश को हम लोग क्या कहते हैं कि वो ज्यादा सभ्य है। मगर संस्कृति इन सब से कहीं अलग है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। संस्कृति क्या है? मोटर नहीं है। मोटर जो है जिसके पास, उसको सभ्य कहेंगे, और जिसको मोटर बनाने की कला आती है उसको संस्कृति है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। मकान बनाना, और मकान किस प्रकार का होना चाहिए, कितना खूबसूरत होना चाहिए, उसका नक्शा कैसा होना चाहिए, ये संस्कृति कहलाती है। अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं, लेकिन जिस ढंग से हम भोजन तैयार करते हैं और जिस कला से हम उसे खाते हैं वह हमारी संस्कृति कहलाती है। हम किस प्रकार की भोजन में रुचि रखते हैं वो हमारी संस्कृति कहलाती है। प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सभ्य आदमी का मतलब हो गया जिसके पास मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, रुपया है, पैसा है, तो वैसे व्यक्ति को संस्कृति कहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सुसंस्कृत ही हो, क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने वाला व्यक्ति भी तबीयत से नंगा हो सकता है। यहाँ तबीयत से नंगा का अर्थ होता है कि मन से खराब होना। कोई जरूरी नहीं है कि इतना सभ्य व्यक्ति है जो कि अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हुए है, मोटर है, बंगला है, रुपया है, पैसा है, और वो सुसंस्कृत हो, ऐसा नहीं होगा। वो हो सकता है अंदर से बहुत मन उसका खराब हो। और नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। संस्कृति धन नहीं गुण है।
संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। और जिसके पास संस्कृति है वो विनम्र है, वो विनम्रता है उसके अंदर। और संस्कृति क्या है? कोई ठाट बाट नहीं है। ठाट बाट जिसके पास है, रुपया है, पैसा है, दौलत है, उसके पास ठाट बाट है। लेकिन जो सुसंस्कृत व्यक्ति है वो विनम्र होता है, उसमें नम्रता होती है, विनय होता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हमें छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, गाय, भैंस, बैल, घोड़े, हाथी, मोटर और हवाई जहाज भी होते हैं। मगर ये सारी वस्तुएं हमारी सभ्यता के सबूत हैं, जिनसे यह जाना जा सकता है कि जिंदगी की मोटी और बाहरी सुविधाएं हमने कहाँ तक हासिल की है। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो कि हमारे पास है। जो हमारे पास जो सामान रखा हुआ है वो सभ्यता है। जैसे कि घर होना, कपड़े लत्ते होना, गाय, बैल, भैंस, बकरी, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज होना, ये सभ्यता की निशानी है। मगर ये सारी वस्तुएं क्या है? सभ्यता का सबूत है। और इससे यह जाना जा सकता है कि जिंदगी की मोटी और बाहरी सुविधाएं हमने कहाँ तक हासिल की है। लेकिन संस्कृति जो है वो इतने मोटे तौर पर दिखाई नहीं देती है। वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन है, और वह हमारी प्रत्येक पसंद तथा आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृति बतलाती है। हथियार गढ़ना सभ्यता का काम है, लेकिन उस हथियार से किसी को मारना ठीक है या नहीं यह बताना संस्कृति का काम है। आज दुनिया में बड़े बड़े बम और दूसरे हथियार बन रहे हैं, क्योंकि सभ्यता के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन संस्कृति पुकार पुकार कर कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, क्योंकि इनसे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता का अंतर स्पष्ट किया गया है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास कपड़े लत्ते, गाय, बैल, भैंस, बकरी और हवाई जहाज, मोटर, ये सारी सुविधाएं हैं। लेकिन संस्कृति क्या है? एक बहुत सूक्ष्म चीज है। सूक्ष्म यानी बहुत छोटा चीज है, जो कि बहुत गौर से देखने की चीज है। जब हम मकान बनाते हैं तो उसका नक्शा जो है वो किस प्रकार का होगा वो हमारी संस्कृति बतलाती है। कपड़ा तैयार करना तो एक सभ्यता का काम है, लेकिन उसका रंग रूप कैसा हो ये संस्कृति बतलाती है। हथियार करना सभ्यता का काम है, लेकिन उस हथियार से किसको मारना है ये संस्कृति बतलाती है। और आज दुनिया जो है वो बड़े बड़े बम हथियार बना रहे हैं, क्योंकि सभ्यता के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। लेकिन संस्कृति पुकार पुकार कर कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, क्योंकि इनसे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक बात और है कि आदमी के भीतर जो 6 विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर है वे प्रकृति के दिए हुए हैं। मगर ये विकार अगर बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि उसमें विकारों को बढ़ना नहीं घटना चाहिए, गुस्से को ज्यादा नहीं कम होना चाहिए, और लोभ, मोह, मद, मत्सर को भी एक हद में रहना चाहिए। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज्यादा काबू कर पाता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति के भीतर 6 विकार होते हैं। 6 विकार मतलब 6 तरह के विपरीत चीज होते हैं। कौन कौन है वे? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। यहाँ मद का अर्थ होता है अहंकार और मत्सर का अर्थ होता है द्वेष। तो ये जो 6 विकार मनुष्य के अंदर है जो कि प्रकृति का दिया हुआ है, तो इस 6 को अगर बेरोक छोड़ दिया जाए
अगर इस पर लगाम न लगाया जाए, बेरोक टोक उसको छोड़ दिया जाए, तो मनुष्य और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। क्योंकि आदमी इन विकारों पर रोक लगा करके कोशिश करता है कि इन विकारों को बढ़ने नहीं दिया जाए, बल्कि घटना चाहिए। और जो गुस्सा है, गुस्सा ज्यादा नहीं हो, कम होना चाहिए। और लोभ मोह मत्सर को भी एक हद में ही रहना चाहिए। इन सभी दुर्गुणों पर इंसान जितना काबू कर पाएगा, उतना उसकी संस्कृति उतनी ही ऊंची समझी जाएगी। संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना, उसके गुण को अधिक बनाना है। आदमी भी एक तरह का जानवर ही है, लेकिन जानवर के गुण यानी पशुत्व को छोड़कर वह जितना ही आगे बढ़ता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही अच्छी होती जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती है। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है, और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है, जिसने ज्यादा से ज्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया हो। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार रहे हैं। यही नहीं, बल्कि हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं, वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से जो अनेक जातियां इस देश में आती रही हैं, उन सबकी संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ रहे हैं। और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर बचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई है कि आज वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ, तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई। असल में भारतीय संस्कृति में वसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आया है, और इन चारों मौकों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाहट पैदा हुई, जो फूल खिले, वे हमारी संस्कृति को आज भी ताजा बनाए हुए हैं। इन 4 अध्यायों में पहला अध्याय वह है जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने इस संस्कृति की नींव डाली, जिसे हम हिंदू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं। दूसरा अध्याय वह है जबकि यह संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियां दूर हुई और यह संस्कृति एक बार फिर से नवीन हो गई। तीसरा अध्याय वह है जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ।